हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको बताया है कि इस चैनल पर कम से कम रोज आपको हर रोज एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियो मिलेगी। चलो आज केमिस्ट्री का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके 3-4 लॉ हमने कर लिए पिछली वीडियो में, जो बच गए हैं उसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है मान लो टॉपिक, उसके अंदर जो लॉ बचे हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं विद न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग डाल लो, कौन सा लॉ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, पहला लॉ है आपका, मतलब पहला नहीं है वैसे तो मैंने आपको पिछले समझा दिया है, बट इस वीडियो का पहला क्या है, लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, पहले उसे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको समझते हैं कि भाई क्या किसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो पहले। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है, मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। ठीक है, क्या कहते हैं ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं साथ साथ में आपको एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के साथ साथ आपको समझाना क्या करता हूं, शुरू करता हूं, फिर आपको ये लॉ जो है ज्यादा समझ आएगा। चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते, पहले हम क्या करते हैं, मान लो एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं, एग्जांपल से इस लॉ को क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो लॉ ड्रॉ करो, मान लो डायग्राम इधर बना लेते हैं। मान लो पहले तो देखो ध्यान से वे किसकी बात कर रहा है, देखो ध्यान से, मान लो 3 एलिमेंट की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, when 2 element A and B combine with fixed mass of element C। तो इसका मतलब 3 एलिमेंट की बात कर रहा है, A, B और C। उसके बाद एक और बात कर रहा है कि तीसरे एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो बना लेते हैं 3 एलिमेंट। हम कौन कौन से 3 एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, मान लो सल्फर कंसीडर कर रहे हैं, हाइड्रोजन कंसीडर कर रहे हैं और ऑक्सीजन कंसीडर कर रहे हैं। तो जब मान लो 2 एलिमेंट A और B किसके साथ कंबाइन करते हैं, C एलिमेंट जिसका मास क्या है, फिक्स है। तो मैं C किसे मार रहा हूं, इसे मार रहा हूं C, इसे मान लो मैं B मान लेता हूं, इसे मैं मान लो क्या मान लेता हूं, A एलिमेंट मान लेता हूं। ठीक है, तो ये A एलिमेंट हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। मुझे पता है कि भाई हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सर मुझे पता है कि भाई हाइड्रोजन क्या बनता है, सल्फाइड बनता है। ठीक है, तो उसके बाद ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट है ना, A ने C के साथ रिएक्ट किया, B ने C के साथ रिएक्ट किया, तो मुझे पता है सर सल्फर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट बन गए। उसके बाद बढ़ो 3 एलिमेंट ले लिए, उसमें इसका मास फिक्स होगा। ध्यान से देखो कैसे, मान लो A और B ये हो गए, C एलिमेंट क्या हो गया, ये। उसके बाद क्या कह रहा है, देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ A एंड B दैट कंबाइंड विद एलिमेंट C, है ना, मतलब जो C के साथ, जिस रेशियो में A और B, A का काम कौन कर रहा है सर, मुझे पता है हाइड्रोजन, और B का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो मान लो देखो ध्यान से, सल्फर, ये दोनों में सल्फर जो है C है, तो जो कहता है कि भाई ये दोनों एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला किसके साथ, C के साथ, इनकी जो रेशियो होगी। तो पहले तो बना के देखते हैं कि इन एलिमेंट की रेशियो क्या बन रही है, बना के देखते हैं ना। तो देखें कि भाई द रेशियो ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, एंड सल्फर इन H2S।
ठीक है। H2S में हाइड्रोजन और सल्फर की कितनी रेशो है सर? मुझे पता है कि भाई एक हाइड्रोजन का मास 1 और 2 का कितना हो गया? 2 हो गया। सल्फर का मास कितना है सर? मुझे पता है 32, तो ये 32 उसका क्या हो गया? मास हो गया। उसके बाद बात करते हैं अगला, पहले इसकी रेशो बना लिया, अब इसकी बनाते हैं। रेशो ऑफ क्या होगा? मान लो किसका? सल्फर एंड क्या है? ऑक्सीजन। सल्फर एंड ऑक्सीजन इन क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें देखें सर, सल्फर का मास कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का एक का मास कितना है सर? मान लो 16, और 2 का कितना है? 32। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। ये दो एलिमेंट किसके साथ कंबाइन किए? तीसरे एलिमेंट के साथ। तीसरे एलिमेंट का मास क्या होगा? इन दोनों कंपाउंड में फिक्स होगा। ध्यान से देखो, इसमें सल्फर का मास कितना है? 32। इसमें सल्फर हमने कहा लिया? ये लिया। इसका मतलब सल्फर का मास क्या है? फिक्स है। तीसरे एलिमेंट का मास क्या है? फिक्स है। आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है? द रेशो ऑफ मासेस ऑफ ए एंड बी। मान लो ए और बी के जो मास किससे कंबाइन किए ना? दैट कंबाइन विद सी। मान लो ए और बी जो सी के साथ कंबाइन किए हैं, उनके मास की क्या होगी? रेशो होगी। तो देखे ध्यान से, सी कौन है सर? मुझे पता है ये सी है इधर, तो इधर कौन सी है? ये सी है। इनके साथ जो ए और बी कंबाइन किए हैं, तो ए और बी कौन है सर? ए हमने क्या माना है? हाइड्रोजन। बी हमने क्या माना है? ऑक्सीजन। इनकी रेशो, तो देखो रेशो ऑफ क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन एंड क्या हो गया? ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही वो बोल रहा है कि रेशो ऑफ क्या होगा? ए एंड बी दैट रिएक्ट विद क्या होगा? एलिमेंट सी। तो मुझे पता है सर, ए का काम इधर हाइड्रोजन कर रहा है, बी का काम इधर ऑक्सीजन कर रहा है। किसके साथ? मान लो तीसरे एलिमेंट जिसका नाम क्या है? सल्फर, उसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है। तो उनकी रेशो बनाते हैं। तो मुझे पता है सर, हाइड्रोजन की वैल्यू 2 और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई? 32। तो इसका मतलब ये क्या बना? 1 रेशो क्या बना? 16 बन गया, ठीक है। तो यहां तक स्टेटमेंट खत्म हो गई ना। उसने कहा कि भाई ए एंड बी दैट कंबाइंड विद क्या होगा? सी इज आइदर से। मतलब जो ये रेशो बनी है, कहता है ये या तो सेम होगी और या सिंपल मल्टीपल होगी ऑफ द रेशो इन विच ए एंड बी कंबाइंड विद क्या होगा? ईच अदर होगा। क्या बोल रहा है सर? ध्यान से पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि भाई जो इनकी रेशो है, या तो वो बराबर होगी, सेम होगी, या फिर क्या होगा? सिंपल मल्टीपल होगी। किसके? जिससे ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं उस रेशो से, ठीक है। तो पहले तो ये रेशो निकाल लेते हैं, फिर समझते हैं। तो सर मुझे पता है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो इसका मतलब ए और बी कंबाइन करे, इनकी रेशो निकाल लेते हैं। रेशो ऑफ क्या होगा आपका सर? मान लो हाइड्रोजन एंड क्या होगा? हाइड्रोजन एंड क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन इन क्या हो गया? ऑक्सीजन इन H2O। तो इनकी रेशो निकाले सर। मुझे पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है? मान लो 1 का 1, 2 का कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है सर? 8। ऑक्सीजन का मास सॉरी कितना होता है सर? 16 होता है। तो 16 ऑक्सीजन का मास हो गया, 1 उसका मास हो गया। तो इसको काटेंगे, 1 रेशो क्या बनेगा? 8 बनेगा। तो ध्यान से पढ़ो, यही उसने कहा है कि जब ए और बी कंबाइन करते हैं, जो उनकी रेशो होती है मास की, या तो वो क्या होगी? सेम होगी, या सिंपल मल्टीपल होगी रेशो इन विच ए एंड बी कंबाइन विद क्या होगा? ईच अदर होगा। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये मान लो पहले की रेशो बनाई 1:16, उसके बाद ए और बी जब तो आपस में कंबाइन करे, उनकी रेशो क्या बन गई? 1:8। तो उसने कहा है कि भाई जो ए और बी आपस में कंबाइन करते हैं उसकी रेशो, और जो मान लो ए और बी हमने किससे लिया? सी एलिमेंट से लिया, उसकी रेशो या तो सेम होगी, सेम तो नहीं है, तो यहां सिंपल क्या होगी? मल्टीपल होगी। तो देख लेते हैं इनका कि भाई मल्टीपल बन रही है या नहीं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 2 कह देते हैं। तो डिवाइड कर दो, मान लो 2 डिवाइड बाय के कर देते हैं 1, या 1 डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखो ध्यान से, 1 बाय कितना हो गया? मतलब 2 कौन है? ये 1/8 डिवाइड बाय 1/16। तो इसे सॉल्व करोगे 1/8 इंटू 16/1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 2 मतलब अपॉन कितना हो गया? 1। तो देखो ध्यान से, उसने क्या कहा था? या तो ये दोनों रेशो सेम होगी, या एक दूसरे के सिंपल क्या होगी? मल्टीपल होगी। तो ध्यान से देखो, अगर हम मान लो इस रेशो को, मान लो किसको? इस रेशो को मान लो 2:1, मतलब 2:1 हो गया। इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाएगा, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 उसका क्या आएगा? आंसर आएगा, ठीक है। तो मान लो ए उसका क्या है? आंसर है। ये मान लो क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या है? प्रपोर्शन है ना। तो ये ध्यान से देखे, यहां से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल मतलब हो गया, एक्सप्लेन हो गया। उसने ये बोला था जो भी, वो क्या हो गया? आपका एक्सप्लेन हो गया, वो सिंपल क्या बन गई? मल्टीपल बन गई, ठीक है।
है। तो यहाँ से सीखना क्या है, मतलब क्वेश्चन हम ये तो मैंने एग्जांपल समझाई है, वैसे एक्चुअल में जो आपको क्वेश्चन आएगा वो ऐसे नहीं आएगा। वो एक क्या है कि भाई बड़ा सा मतलब आपको वैल्यूज दी होंगी, उससे हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इससे सीखना क्या है कि भाई सी एलिमेंट का मास, मतलब कोई भी एलिमेंट सी मान सकते हो, इसे मान सकते हो, इसे एक का मास क्या रखना है, फिक्स रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी हमने किसको माना है, सल्फर। इसका मतलब एक एलिमेंट का मास हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। उसके साथ दो एलिमेंट क्या करेंगे, कंबाइन। जो दो एलिमेंट उसके साथ कंबाइन किए उसकी रेशो निकालेंगे, उसकी रेशो। उसके बाद मान लो उन दोनों को खुद में एक दूसरे में कंबाइन करेंगे, उनकी जो रेशो बनेगी उन दोनों की रेशो मान लो क्या होगी, या तो सेम होगी या सिंपल क्या होगी, मल्टीपल होगी। ठीक है, तो फिर करके देखते हैं कि भाई कैसे मान लो ये बात क्या आती है, समझ आती है। चलो ये उतार लो, वीडियो को पॉज करो और इसे उतारो जल्दी जल्दी। चलो आपने उतार ही लिया होगा। ठीक है, तो अगली बात करते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लो ये मान लो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आए तो कैसे आएगा, एक इसके बिहाफ पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हेडिंग डालो न्यूमेरिकल। ठीक है, तो लिखो मान लो क्वेश्चन ठीक है, साथ साथ उतारते रहो। ठीक है, वो हमने एग्जांपल एक्सप्लेन कर ली। अब आपका अगला क्या है, क्वेश्चन है। इसमें देखो कि भाई कैसे हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सर मुझे पता है कि यहाँ पर तीन एलिमेंट की बात हो गई, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि तीन एलिमेंट किस किस की बात कर रहे हैं। कहता है एक कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, है ना। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, CO2। कार्बन डाइसल्फाइड, सर ये भी मुझे पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, कार्बन से डाइसल्फाइड मतलब सल्फर के क्या होंगे, तो दो एटम होंगे। उसके बाद किसकी बात कर रहा है सर, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड मुझे पता है सर क्या होता है, SO2 होता है। तो यहां से कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बन दिखाई दे रहा है, एक सल्फर दिखाई दे रहा है, एक क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। सर मैं किसको फिक्स मानूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई रेसिप्रोकल लॉ में एक को तो फिक्स करना होता है, किसको फिक्स मानूं। मैंने आपको बताया कि आप किसी को भी फिक्स मान सकते हो, बस उसका मास क्या होना चाहिए, फिर दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें किसको मान रहा हूं, पिछले में मैंने सल्फर को माना था, मान लो इसको मैं इस मान लो क्वेश्चन में मैं किसको मान रहा हूं, कार्बन को क्या मान रहा हूं, फिक्स मान रहा हूं। चलो कार्बन को फिक्स मान लिया, इधर मान लो ये एक्चुअल में सी एलिमेंट हो गया, एक हम क्या लिख ले हैं, ऑक्सीजन है, एक आपका क्या है, सल्फर है ना। हाँ मान लो एक ऑक्सीजन, एक क्या है आपका सल्फर है। ठीक है, तो ये मान लो ये एलिमेंट मान लिए, कार्बन को हमने फिक्स मान लिया। ये मान लो आपका पहला एलिमेंट हो गया, ये आपका दूसरा है ना, ए और बी हो गया, ये आपका सी एलिमेंट है जिसे मैंने क्या मानना है, फिक्स मानना है। सर देखते हैं कि भाई क्या क्या गिवन है, देखो ध्यान से। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 27.7% ऑफ कार्बन। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड किधर बन रहा है, जिधर बन रहा है पहले उधर बनाओ। उसमें कहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसमें क्या है, 27.27% क्या है आपका कार्बन है। तो मुझे पता है सर 27.27 का मतलब क्या होता है, 27.7 ग्राम हो गया, है ना। ग्राम लिख सकता हूं, ये अगर इतने ग्राम है तो मुझे पता है कि भाई सर परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम होता है। ये आपने समझाया अपनी पिछली वीडियो में कि भाई इसका मतलब परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और उसमें कार्बन कितना है आपका 27.27 ग्राम है। तो मान लो ऑक्सीजन सर कितना होगा, ऑक्सीजन माइनस कर लेते हैं, अगर माइनस करेंगे तो कितना 73 तो कितना हो गया 72 पॉइंट कितना हो गया 73।
हाँ 73 हो गया सर, ठीक है। तो इतना क्या होगा सर, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होगा, इतना, और ऑक्सीजन कितने ग्राम होगा, इतने ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन। उसके बाद बात करते हैं, एंड कार्बन डाइसल्फाइड कंटेन दिस ऑफ कार्बन। कार्बन डाइसल्फाइड किधर बनता है सर, इधर बनता है। तो कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला लिख लिया। उसने कहा कि भाई उसमें कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन कितना है, 15.79% है। तो मुझे पता है सर 15.79 ग्राम होगा, तो टोटल कितना होगा, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में अगर कार्बन इतना, तो सल्फर कितना होगा, माइनस कर लेते हैं 100 में से, है ना। 100 माइनस कितना होगा, 15.79। मैं सीधा माइनस कर रहा हूं, कितना बना, 85 बनेगा। 85 में ये भी जाएगा, तो इसका मतलब 84.21 क्या बन गया, आपका ग्राम बन गया। इतना ही बना, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ये आपका अगला क्या आ गया, मान लो टॉपिक आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है सर, मान लो कह रहा है कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन 50% ऑफ सल्फर। तो सल्फर डाइऑक्साइड कहां बनेगा सर, इधर बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। उसमें 50 ग्राम, 50% का मतलब 50 ग्राम, 50 ग्राम सल्फर है, 50 ग्राम क्या है आपके ऑक्सीजन, है ना। क्योंकि 100 ग्राम टोटल सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें से 50 ग्राम सल्फर, तो 100 में से 50 निकालेंगे तो कितने ग्राम आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, 50 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा डाटा है जो आपको दिया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई ए को फिक्स करना होता है। मान लो मैं इस क्वेश्चन में किसको फिक्स कर रहा हूं, कार्बन को क्या कर रहा हूं, फिक्स कर रहा हूं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कार्बन को ही फिक्स करना है, आप इसको भी फिक्स कर सकते हो, इसको भी फिक्स कर सकते हो। बस करना क्या है, जिसको फिक्स करना है उसके साथ जो रिएक्ट कर रहे हैं, मान लो उसमें उसका मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। उसने कहा था ना सी एलिमेंट को फिक्स करना है, और ए और बी का जो मान लो मास उसके साथ रिएक्ट कर रहा है उनकी रेशो बनानी है। तो बनाते हैं। मान लो मैं कार्बन को फिक्स कर रहा हूं, तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाली लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, 27.27 ग्राम है, और ऑक्सीजन कितना है, 72.73 ग्राम तक हो गया है, ऑक्सीजन है। तो लिख लेते हैं यूनिटरी मेथड, 27.7 ग्राम ऑफ कार्बन, है ना, कंटेन क्या होगा, ऑक्सीजन। मान लो इस कार्बन में कितनी ऑक्सीजन, कंटेन या रिएक्ट लिख लो, है ना, कंटेन की जगह रिएक्ट लिखो। कार्बन रिएक्ट विद क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इतना कार्बन सर 72.73 से रिएक्ट करता है। तो मुझे पता है सर, मैं फिक्स करना है, फिक्स का मतलब सेम करना है मास, तो मैं 1 ग्राम का निकाल लेता हूं। तो मुझे पता है सर 1 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, रिएक्ट विद क्या होगा, ऑक्सीजन। तो मुझे पता है सर कि भाई 1 ग्राम कार्बन कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, यूनिटरी मेथड सर मुझे पता है कि 27.7% ग्राम जो होगा वो इतनी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो 1 ग्राम क्या करेगा, कम से रिएक्ट करेगा। तो मैं कम जब भी हो तो मुझे पता है सर इधर वाली उधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो कर लेते हैं 72.73 अपॉन कितना हो गया, 27.7 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब 1 ग्राम जो कार्बन होगा वो इतनी ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। सर ऐसे कैसे सॉल्व करें, तो ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग लिख लो। मान लो पॉइंट तो हट जाएगा ना, 2 बराबर है तो पॉइंट तो छोड़ दो। उसके बाद सर मुझे पता है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर ले लेते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ले लेते हैं, रिजल्ट लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 227 लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा है 5 से, तो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ये 2 के बाद 7 है, तो मुझे पता है सर 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करना है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं। यहां से भी मुझे पता है सर कि भाई 2273, तो मतलब लगभग कितना हो गया, मान लो 300 हो गया। 300 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके साथ पास में आए, तो मुझे पता है सर 300 दूना क्या होता है, 600 होता है। 300 3 क्या होता है, 900, तो 900 तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा। तो करके देख सकते हो 273 2 पर 6 हो गया, 14 हो गया, एक आंसर 546 आया, इसका मतलब 2 आ गया। 2 पॉइंट बाद में लिखते हैं, 46 हो गया, इसका मतलब इसमें कितने 54 ऐड होंगे, 54, और इधर कितने बचे आपके 127, हाँ 600 हो गया। 600 और 127 कितना हो गया आपका, सॉरी 54 और 127 कितना हो गया सर आपका, मान लो 181। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 181। तो इसके साथ क्या लगेगा, 0 लगेगा, क्योंकि पॉइंट लगा दिया है। अब मुझे पता है सर ये 300 है, 300 को किससे गुना करूं कि 1800 के पास आए, तो मुझे पता है सर 300 को 6 से गुना करूंगा तो किसके पास आएगा, इसके क्या आएगा, पास आएगा। तो लगभग 6 आ जाएगा, है ना। 2 पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर 6 के आगे भी डिजिट आएगा, मैं अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेता हूं, इतना ले लेता हूं, तो इतना मेरी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब 1 ग्राम कार्बन कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा सर, इतने ग्राम ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अगला देखते हैं कि भाई अगला ये तो आ गया 1 ग्राम कार्बन, है ना, इसे फिक्स कर रहे हैं। इस एलिमेंट में इसे 1 ग्राम कर दिया, अब इस एलिमेंट में इसे क्या करते हैं, 1 ग्राम। मुझे पता है सर 15.79 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, रिएक्ट
विद क्या होगा, रिएक्ट विद सल्फर। हाँ, रिएक्ट विद सल्फर, कितनी सल्फर से रिएक्ट कर रहा है सर, मुझे पता है सर 84.21 से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम जो कार्बन होगा वो कितनी सल्फर से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे लिख ही देता हूं, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन रिएक्ट विद क्या होगा, सल्फर होगा, ठीक है। तो कितनी सल्फर से सर रिएक्ट करेगा, मान लो 84.21 डिवाइड बाय कितना हो गया सर 15.79 हो गया। तो मुझे पता है सर पॉइंट, फिर से मान लो पॉइंट बराबर है, छोड़ सकते हैं, तो पॉइंट तो छोड़ सकते हैं, थोड़ा रिजल्ट छोटा कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कितना बन गया 842 बन गया, क्योंकि छोटा है 5 से है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया 5158 बन गया, ठीक है। तो ये लगभग 160, ये लगभग कितना है 800 है, तो यह 150 मान लो 150 है, ये 800 है, 150 को कितने से गुणा करें, 150 वो मान लो सर 5 से गुणा करेंगे तो 750 के पास आएगा, तो इसका मतलब अगर 6 से करेंगे तो 900 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब सर 5 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो करके देख लेते हैं, यहाँ पे साइड में 158.5, इसका मतलब 40 हो गया 4, मतलब 20 और 24 हो गया 2 और 740 हो गया, इतना ही हुआ, हाँ इतना ही हो गया सर, इतना हो गया। तो मुझे अगर इतना हो गया तो किस पे आया सर, 5 पे आया, तो 5 पॉइंट, उसके बाद 740 है तो कितने बनाने थे 842 बनाने थे, तो इसका मतलब सर कितना बच गया, लगभग 102 ही बच गया ना। हाँ हाँ सर, इतना 102 बच गया, 102 के साथ 0 लगाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट। तो सर 150 को किससे गुणा करें, लगभग इतना है, तो 150 सर मुझे पता है कि भाई 6 से मल्टीप्लाई करें तो 900 होता है ना, 900 होता है, तो 900 इसके आसपास ही है, क्योंकि अगर मान लो ज्यादा से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब कहाँ पे आएगा, लगभग सर मान लो 6 पे आ जाएगा ना, 150 शी का 900, तो 6 पर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 5 पॉइंट क्या आ गया आपका 6 आ गया, तो मतलब कितना आ गया 5.6 आ गया, इतना ही आया ना 5.6 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया मान लो 22 पॉइंट कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो चलो इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई इन दोनों को, तो मुझे पता है सर कि भाई ये आ गया, तो मुझे पता है कि सर मतलब कार्बन, देखो कार्बन का मास दोनों में क्या आ गया, बराबर हो गया, इसमें और इसमें कार्बन बराबर हो गया, इसका मतलब सी एलिमेंट सेम हो गया। और मुझे पता है सर फिर क्या करना होता था, ए और बी की क्या निकालनी होती थी, रेशो। तो निकालो सल्फर एंड ऑक्सीजन, है ना, सल्फर और ऑक्सीजन की रेशो कितनी हो गई, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर कितना है 5.6 है, रेशो कितना हो गया 2.6 हो गया, तो पॉइंट हट गया, यहाँ पे मतलब 56 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 26। तो आपको बोलोगे सर 26 या कितना होता है 52 होता है, तो सर मैंने अप्रोक्सीमेशन भी तो की है, मुझे पता है सर हमेशा क्या बनना है, मतलब रेशो बननी, जो रेशो बननी है वो लगभग क्या बननी है, बराबर बननी है, बराबर मतलब होल नंबर, सिंपल होल नंबर क्या बननी है, रेशो बननी है। तो मैंने पॉइंट में मतलब थोड़ा बहुत क्या किया है, इधर उधर किया है, इधर उधर करने की वजह से मेरा क्या हो गया, मतलब थोड़ा आंसर क्या हो गया, थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। तो मेरा लगभग कहां से जाएगा, 2 से जाएगा ना, मतलब यहाँ पे 56 ना आता, मतलब कुछ गड़बड़ कर दी होगी, 6 से करेंगे 150 शीका, है ना, 150 शीका 900 ही होता है वैसे, हाँ मतलब थोड़ा सा गड़बड़ कर दी होगी, तो वो गलती लग गई होगी, मतलब लगभग कहां पे जाएगा सर 2:1 पे जाएगा, क्योंकि इनकी रेशो हमेशा क्या बनती है, सिंपल होल नंबर रेशो, तो 2:1 हो गया लगभग, क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेशन की है, उसकी वजह से थोड़ी गलती हो सकती है। तो उसके बाद यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे देखना था, क्या कहता था कि ये जो रेशो होगी वो मतलब जो ए और बी आपस में कंबाइन करेंगे उस रेशो का या तो सिंपल मल्टीपल होगी या उसके क्या होगी, बराबर होगी। तो बना लेते हैं, यहाँ पे सल्फर एंड ऑक्सीजन की क्या होगी, आपकी रेशो होगी, कहां पर, ए और बी के साथ। ए और बी के साथ सर कितनी है 50 और 50, इसका मतलब 50% 50 सॉरी रेशो 50, 1 रेशो क्या बना 1 बना। तो ध्यान से देखो, ये वाली और ये वाली रेशो कितने का मल्टीपल है, 2:1 का, इसके साथ 2:1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 रेशो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो यही तो वो बोलता था कि भाई ये वाली जो रेशो होगी, मान लो जो फिक्स्ड मास सी से कंबाइन कर रहे हैं ए और बी, उनकी जो रेशो होगी वो या तो ए और बी खुद जो कंबाइन कर रहे हैं उनके बराबर होगी या उनका सिंपल क्या होगी मल्टीप्लाई। तो मुझे पता है सर इसको मान लो इसको मैं 2:1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई 2 हो गया, 1 से इसको मल्टीप्लाई 1 हो गया, तो मेरा क्या बन गया, सिंपल क्या बन गया, मल्टीपल बन गया, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, ठीक है, किसके बिहाफ पर, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या हो गया, प्रपोर्शन हो गया, ठीक है। तो ये मान लो तार लो, वीडियो को पॉज करो, फिर उसके बाद 2 लॉ और है, गेलो-साक और एवोगाड्रो लॉ, उसकी बात करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है। तो मैं मान लो क्या है कि भाई अगला शुरू करता हूं, मान लो जिसका नाम है गेलो-साक क्या है, लो है। तो जल्दी जल्दी मान लो वीडियो उस पे लिखो, हेडिंग डालो, गेलो-साक क्या होगा आपका, लो।
ठीक है। तो मान लो हेडिंग आपकी क्या है, गे लोसाग क्या है लो, ठीक है। ये सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। मान लो गे लोसाग साहब ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले दो गैसेस ली थी, ठीक है। तो ये लॉ जो है वो किसके लिए वैलिड है, गैसेस के लिए वैलिड है। इन्होंने दो गैसेस ली थी, दो गैसेस को आपस में करवाया था, रिएक्ट करवाया था। तो जो रिएक्ट करवाया था, फिर इन्होंने वॉल्यूम की क्या देखी थी, रेशो देखी थी। इन्होंने ऑब्जर्व किया जब दो गैसेस को वो रिएक्ट करवाने लगे, उन्होंने देखा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस मान लो रिएक्टिंग गैसेस जो रिएक्ट कर रही है उनका जो वॉल्यूम होता है और जो प्रोडक्ट में बना उनका जो वॉल्यूम होता है, इन सभी की रेशो क्या होती है, सिंपल होल नंबर क्या होती है, रेशो होती है, ठीक है। तो मतलब क्या सर, जैसे हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा था, डेफिनेट प्रोपोर्शन में तो यही था, उसमें मास की रेशो थी। वो क्या बोलता था कि भाई मान लो किसी कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड में जो मास की रेशो होती है वो हमेशा क्या होती है, सिंपल होल नंबर क्या होती है, रेशो होती है ना। उनकी रेशो क्या बनती थी, सिंपल होल नंबर रेशो बनती थी। तो यहां पर उनके वॉल्यूम की रेशो जो बनती है वो भी सिंपल होल नंबर क्या बनती है, मान लो रेशो बनती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ मान लो डेफिनेट वॉल्यूम भी कहा जा सकता है, इनके मान लो किसका, गे लोसाग लॉ का, ठीक है। तो चलो पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि भाई क्या। ठीक है, ये आपका क्या है, लो है। पढ़ के देखते हैं कि भाई क्या है, ठीक है। कहते हैं व्हेन द फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, फिजिकल कंडीशन मान लो जनरली हम क्या मानते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। उन्होंने कहा कि जब हम टेम्परेचर, प्रेशर या और भी कंडीशन हो सकती है फिजिकल, जैसे मान लो वॉल्यूम वगैरह हो सकता है, बट यहाँ पे हम जनरली किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर की। तो उन्होंने कहा कि जब फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसे हम क्या रखें, सेम रखें, तब देन द गैसेस रिएक्टिंग टुगेदर देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस। जब मान लो गैसेस क्या करें, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, देन जो उनके वॉल्यूम की रेशियो हो किसकी, रिएक्टिंग गैसेस की एज वेल एज द प्रोडक्ट गैसेस की, वो हमेशा क्या होंगी, सिंपल होल नंबर क्या होंगी, रेशियो होंगी, ठीक है। तो बाकी इसे एग्जांपल से समझते हैं कि भाई एग्जांपल से कैसे इसे समझ आएगा, ठीक है। तो मान लो एग्जांपल लिखते हैं, मान लो आपको हाइड्रोजन, इसके लिए हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, एक बैलेंस्ड केमिकल क्या लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्या हो गया, क्लोरीन गैस। जब ये रिएक्ट करेंगे तो मुझे पता है सर 2HCl क्या बनता है, गैस बनता है, जिसको हाइड्रोजन क्या कहते हैं, क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्ट किए, जब ये रिएक्ट किए तो प्रोडक्ट क्या बना, 2HCl। ये लो जो है वो गैसेस के लिए वैलिड है, तो इसका मतलब ये गैसेस सभी क्या बने होंगे, गैसेस में क्या होंगे, प्रोड्यूस हुए होंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये गैसेस हो गए। तो क्या कहता है सर, मान लो वॉल्यूम की जो रेशियो होती है रिएक्टिंग गैसेस की एज वेल एज प्रोडक्ट गैसेस की, वो हमेशा क्या होती है, सिंपल होल नंबर क्या होती है, रेशियो होती है। तो बना के देखते हैं। सर मुझे तो यहाँ पे कहीं वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा, अगर नहीं दिखाई दे रहे तो मान लो आगे जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, इसके आगे जो भी लिखा हो उसे ही हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो इसके आगे क्या है, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 होता है, तो इसका मतलब इसका कितना वॉल्यूम रिएक्ट किया होगा, 1 वॉल्यूम, इसके आगे भी 1 है,
इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट किया होगा, इसका कितना वॉल्यूम बना, 2 वॉल्यूम क्या हुआ होगा, बना होगा। तो ध्यान से देखो 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 2 वॉल्यूम, तो इनका जब रेशियो निकाला उन्होंने तो देखा कि भाई इन तीनों का रेशियो हमेशा क्या बन रहा है, सिंपल होल नंबर क्या बन रहा है, रेशियो बन रहा है। तो देखो 1:1 रेशियो क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो ये आपका क्या था, गेल-लोसाग क्या था, लो था। सर इतना ही था बस। चलो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इससे आपको क्या होगा, मान लो गेल-लोसाग लो अगर आपको मान लो पता हो, इससे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको ये पता चल गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पे मान लो आपको कहता कि भाई आपका हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है वो कितना है, 100 ml। हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमने क्या लिया, 100 ml लिया। तो उसके साथ क्लोरीन क्या किया, रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो बताओ कि भाई मान लो हाइड्रोजन का वॉल्यूम तो हमें पता है 100 ml, बट उसके साथ क्लोरीन का कितना वॉल्यूम रिएक्ट किया होगा और साथ के साथ कितना HCl बना होगा। ये दो क्वेश्चन आपको पूछे। तो मुझे पता है सर इसका वॉल्यूम 100 ml, मुझे यहां से पता चल जाता है। पहले तो बैलेंस रिएक्शन लिखूंगा, मुझे पता है कि इसका एक वॉल्यूम हमेशा इसके कितने वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा, एक वॉल्यूम से। तो जब इन दोनों का एक वॉल्यूम रिएक्ट करेगा तो इसके कितने वॉल्यूम बनेंगे सर, 2 वॉल्यूम बनेंगे। ये तो मुझे पता है। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ एक ही वॉल्यूम दिया है, तो बाकी वॉल्यूम तो मैं निकाल ही सकता हूं, क्योंकि मुझे यहां से क्लियर हो रहा है कि इसका एक वॉल्यूम इसके एक वॉल्यूम से ही रिएक्ट करेगा और इसके हमेशा क्या बनेंगे, 2 वॉल्यूम ही बनेंगे। तो मुझे पता है सर अगर ये 100 ml होगा तो दोनों का एक एक वॉल्यूम ही रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 100 ml होगा। अगर ये 100 ml ये 100 ml, तो मुझे पता है जब ये मिलती है तो इसके कितने वॉल्यूम बनते हैं, 2। इसका मतलब इसके क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई, इससे भी क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई। इसका मतलब इसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 200 ml क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसे हो सकता है सर। चलो एक तो ये एग्जांपल हो गई, एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूं, फिर उसके बाद अगला लो पढ़ते हैं जिसका नाम है एवोगाड्रो क्या है, लो। चलो मान लो कि भाई ये क्वेश्चन आ गया, उसके बाद मान लो एक और क्वेश्चन आ जाता है, मान लो उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद अगले लो की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, मान लो एग्जांपल लिख लो या क्वेश्चन लिख लो। चलो ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इसको हम क्या करते हैं, मान लो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, आप खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं करके बताता हूं। चलो आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, सबसे पहला काम क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि सर सबसे पहले इसको क्या करना होता है, मान लो इसकी बैलेंस्ड केमिकल क्या लिखनी होती है, रिएक्शन लिखनी होती है। तो लिख लेते हैं, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सर मुझे पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी रिएक्ट करें वो हमेशा क्या बनाते हैं, वाटर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन सर बैलेंस्ड है, तो आपका आंसर होगा सर ये बैलेंस्ड नहीं है। तो मैं मान लो देखें ध्यान से, तो बैलेंस कर लें। तो मुझे पता है हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर 1 है। तो मुझे पता है कि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, रिएक्शन मान लो बैलेंस हो गई। इधर वाली साइड में ऑक्सीजन तो 2 आ गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इसका मतलब इससे भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा, रिएक्शन क्या हो गई सर, बैलेंस्ड हो गई। बैलेंस हो गई। तो चलो जब बैलेंस्ड हो जाए तो मुझे पता है कि सबसे पहले इसके कोफिशिएंट के टर्म्स में वॉल्यूम लिख लेते हैं। इसका कितना होगा, 2 वॉल्यूम। इसका कितना रिएक्ट करेगा, 1 वॉल्यूम है ना। इसके 2 वॉल्यूम से इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा, तो इसके कितने वॉल्यूम बनेंगे, 2 वॉल्यूम क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो सर मुझे पता है कि भाई ये तो मान लो रिएक्शन से पता चला, बट एक्चुअल में मुझे क्वेश्चन में ये थोड़ा गिवन है, मुझे तो कुछ और ही गिवन है। उसने कहा कि भाई इसका वॉल्यूम कितना लेना है, मान लो कितना वॉल्यूम लेना है, 100 ml का लेना है, वॉल्यूम लेना है। तो इसका अगर वॉल्यूम 100 ml लेना है तो इसका वॉल्यूम कितना मतलब रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा। ये दोनों आंसर मैंने क्या है कि भाई क्वेश्चन में आपको क्या किया है, पूछे हैं। तो बताओ ये अगर 100 ml है, देखो इसके 2 वॉल्यूम किसके बराबर है, 100 ml के हैं, तो फिर 1 वॉल्यूम किसके बराबर होगा।
सीधी सी बात है, 2 वॉल्यूम 100 ml के बराबर 1 वॉल्यूम, 2 से इसको डिवाइड करें तो 1 बन जाएगा। सर इसको डिवाइड करेंगे तो इसको भी तो डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब इसका कितना वॉल्यूम होगा 50 ml। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसका 1 वॉल्यूम से 2 बनाना हो तो 2 मल्टीप्लाई 50 से, मान लो अगर इधर 2 मल्टीप्लाई तो ये भी तो उसका ही वॉल्यूम है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ml बनेगा। ठीक है, तो सर मुझे पता है कि अगर 100 ml मेरे पास हाइड्रोजन हो गए तो पूरा ऑक्सीजन उसके साथ कितना रिएक्ट करेगा, 50 ml क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो मुझे पता है सर वाटर के कितने वॉल्यूम बनने हैं, 2 वॉल्यूम। तो मुझे पता है सर 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी 50, तो 2 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी सर 100 ml क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको क्या है मान लो पूछा जा सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, गेलो-साक क्या कहते हैं, लो कहते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो इसको जल्दी जल्दी लिखो, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मान लो अगली एवोगाड्रो लो की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो मान लो एवोगाड्रो लो लिखते हैं, भाई एवोगाड्रो लो क्या होगा उसकी बात करते हैं। चलो लिख लो यहाँ पे, मान लो अगला तीसरा एवोगाड्रो क्या है आपका लो है। ठीक है, तो एवोगाड्रो लो क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, एवोगाड्रो लो है। चलो इसे पढ़ते हैं कि भाई क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। सर क्या कहता है एवोगाड्रो लो, वो कहते हैं कि अगर मान लो गैसेस है, 2 गैसेस है ना, ये भी लो किसके लिए वैलिड है, गैसेस के लिए। अगर 2 गैसेस ले उनका वॉल्यूम क्या ले, एक समान ले ना, बराबर सेम वॉल्यूम ले। अगर सेम वॉल्यूम होगा 2 गैसेस का, उन दोनों की कंडीशन भी क्या होंगी, सेम होगी, उन दोनों का टेम्परेचर प्रेशर भी क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो इसमें और इसमें दोनों में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सर मान लो हमें कैसे पता कि भाई बराबर होंगे या नहीं होंगे, सर ये लो है, लो का मतलब क्या होता है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये चीजें क्या की है, प्रूफ करी है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल मान लो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा कि ये करके दिखाया होगा, तभी ये लो क्या हुआ, प्रूफ हुआ कि भाई एक्चुअल में ये लो क्या है, वैलिड है। तो आपको याद रखना है कि जब भी 2 गैसेस है जिनका वॉल्यूम क्या होगा, मान लो इक्वल होगा ना, इक्वल वॉल्यूम होगा, उसमें हमेशा क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ क्या होंगे, मॉलिक्यूल। बट क्या होना चाहिए, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब वो चेंज नहीं होनी चाहिए। चलो सर एग्जांपल समझाओ, उससे समझ आ जाता है थोड़ा बहुत। चलो समझते हैं कि भाई एग्जांपल। ठीक है, फिर से वही ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन, मान लो ये भी गैस, ये भी गैस, तो मुझे पता है सर कितने बनते हैं, 2HCl क्या बनते हैं, गैस बनते हैं। सर मुझे पता है, आपने अभी बताया कि वॉल्यूम की टर्म में लिखो इसे, तो इसका कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम, इसका भी 1 वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम, 2 क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम तो पता चल गया। अब मॉलिक्यूल की बात करें, सर मॉलिक्यूल किसे कहते हो, तो मॉलिक्यूल में पता होगा आपको कि भाई जब 2 एटम कंबाइन करते हैं, जब एटम ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसमें 2 एटम कंबाइन किए हैं, तो इसका कितने मॉलिक्यूल, सर 1 मॉलिक्यूल होता है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल, इसके भी 2 एटम क्लोरीन के कंबाइन किए हैं, तो जब एटम कंबाइन करते हैं उसे मॉलिक्यूल कहते हैं, 1 मॉलिक्यूल। इसके कौन कौन एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हम लोग 2 एटम कंबाइन किए तो उसके आगे 2 भी लगा है, तो इसका मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल, 2 क्या हो गए, मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, अगर मान लो ये वाली गैस और ये वाली गैस का हमने टेम्परेचर प्रेशर सेम रखा, तो देखो मान लो अगर इनका वॉल्यूम भी सेम है दोनों का, उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो मान लो इधर से एक बात और समझ आ रही है, एक तो ये समझ आ रही है कि जब वॉल्यूम बराबर हो और इनकी कंडीशन भी क्या हो, सेम हो, उनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सेम होते हैं।
दूसरा क्या समझ आ रहा है, ध्यान से देखो, देखो वॉल्यूम 1 तो मॉलिक्यूल 1, वॉल्यूम 1 तो मॉलिक्यूल 1, वॉल्यूम 2 और मॉलिक्यूल 2। तो इसका मतलब क्या, जब हमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो हमें हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इंक्रीज किए, और उल्टा चले जब वॉल्यूम को डिक्रीज किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या कर गए, डिक्रीज कर गए। तो यहां से एक रिलेशन और समझ आता है कि भाई इस लॉ से तो जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, इसको भी हम एवोगैड्रो लॉ ही कहते हैं कि भाई वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वॉल्यूम ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, वॉल्यूम कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, एवोगैड्रो क्या कहते हैं, लॉ ही कहते हैं। ये भी आपकी एवोगैड्रो लॉ की ही क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सर थोड़ा सा और समझा दो, एक एग्जांपल और लेके फिर ज्यादा समझ आ जाएगा। चलो मानते हैं, इधर मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लो, चलो इसको लिख लो, फिर मैं इधर ही समझा देता हूं। चलो आपने लिख के लिया होगा, यहां पे मैं समझा देता हूं कि भाई कैसे, मान लो कैसे, मैं क्या कह रहा हूं, मान लो इधर वॉल्यूम तो मैंने आपको यहां से लिख के बताया, मान लो आपका इसका कितना वॉल्यूम दे देता, 100 ml क्या दे देता, वॉल्यूम दे देता है ना। अगर इसका 100 ml वॉल्यूम दे देता तो मान लो इसका कितना होना था, ये तो हमें पता ही है। अगर इसका वॉल्यूम सेम है तो इसका भी सेम ही होगा, है ना, दोनों का वॉल्यूम सेम, ये 2 है तो इसका मतलब कितना हो गया, 200 ml क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो मैं पूछता कि अगर इसमें कितने नंबर ऑफ एटम हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, सॉरी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, तो आपका आंसर होना था सर इसमें भी क्या होने थे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि हमें पता है कि जब वॉल्यूम इक्वल होता है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सेम, जब कंडीशन क्या होती है, सेम होती है ना, कंडीशन सेम होती है। तो इधर देखिए, इधर वॉल्यूम क्या हो गया सर, दुगना हो गया। तो मुझे पता है सर वॉल्यूम दुगना, तो ये भी तो होता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मॉलिक्यूल होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, मान लो क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे सर, 2 क्या होंगे आपके, n होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मान लो अगली एग्जांपल है, अगर आपको बोले कि इसके n मॉलिक्यूल, इसके कितने होंगे, अगर कंडीशन सेम रखें इसके भी n होंगे, तो इसका वॉल्यूम कितना है, दुगना, तो इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2n क्या होंगे आपके मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते थे, एवोगैड्रो लॉ कहते थे। इसी के साथ आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, खत्म होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।